नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में बहस एक ऐसी घटना पर है जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उबाल ला दिया है। इटावा के दांदरपुर गांव में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी, क्या ये महज सामाजिक घटना थी या इसके पीछे गहराई से बोया गया जातिवाद का जहर है? सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब धर्म के मंच पर भी जाति पूछी जाएगी? क्या कथावाचकों के साथ जो हुआ वो अपमानजनक था या किसी साजिश की कड़ी? कौन इस मुद्दे को हवा दे रहा है? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये 2027 के यूपी चुनाव की जातीय ध्रुवीकरण की बिसात है? साथ ही बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या अब हर राज्य में जाति आधारित राजनीति ही तय करेगी सत्ता की दिशा? आज इस पूरी बहस में इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे, तथ्यों की पड़ताल करेंगे और कोशिश करेंगे सच को सामने लाने की। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। इटावा के दादरपुर गांव में शुरू हुए एक धार्मिक आयोजन ने देश के सामाजिक ताने बाने को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल यहां भागवत कथा के मंच पर कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव ने प्रवचन दिया, लेकिन कथा के समापन के बाद जो कुछ हुआ उससे सामाजिक तनाव खड़ा हो गया है। आरोप है कि गांव के ब्राह्मण समाज के लोगों ने कथावाचकों की जाति पूछी और जब उन्हें ये पता चला कि वे यादव हैं तो उन्हें पीटा गया, नाक रगड़वाई गई, चोटी काट दी गई और जबरदस्ती मुंडन कर दिया गया। तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम यादव हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने ये बताओ संकल्प बुलवाया, हमारी भाभी से तुमने पैर छुआए और गद्दी पे कैसे बैठ गए? यहाँ ब्राह्मणों का गांव है, ये 103 जो है देहरी है यहाँ पे, और तुम गद्दी पे कैसे बैठ गए? तो हमने कहा पाठक बाबा जाने और जो आपके पुजारी हैं पप्पू वो जाने। फिर क्या हुआ आपके साथ? उन्होंने फिर हमें बहुत ज़्यादा मारा, इसके बाद चोटी काट ली, सर सामान सब रख लिया। इसके बाद 25,000 रुपये हम लोगों से दंड, आर्थिक दंड। पहले इसे सिर्फ जातीय दुर्व्यवहार माना गया, लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब कथावाचकों पर छेड़खानी, फर्जी पहचान और आधार कार्ड के आरोप लगने लगे और मामला दर्ज हुआ। असली वजह उसके पीछे जाति नहीं है भाई। जाति में तो हम लोग खुद भी चले जाते हैं कि दूसरे समाज का अगर ब्याह बैठा है तो क्या हम भागवत सुनने नहीं जाते? भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, हम लोग जाते हैं, पूरा संगठन हमारा जाता है, कई ऐसे साथ छप लेंगे हम। लेकिन आप जाति को छुपा रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई वो चीज़ नहीं पकड़ी इन लोगों ने। शुरुआत बदतमीजी और छेड़खानी से। आप किसी महिला का हाथ पकड़ रहे हैं ब्यास होकर के, उसके बाद जब आप दिख जाता है कि भीड़ आ गई, फंस गए, तो आप अपना गलती स्वीकार कर लेते हैं, अब तो गलती हो गई, और धमकी देते हैं उसके बाद में तो भाई हम देख लेंगे तुमको। अब तक इस मामले में 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और दोनों पक्षों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होते। क्या ये घटना महज एक सामाजिक टकराव थी या इसके पीछे कुछ और गहराई छुपी है? क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घटना के अगले ही दिन कथावाचक और उनके साथियों को लखनऊ बुलाया, उन्हें ढोलक और हारमोनियम गिफ्ट की, कथा भी करवाई, 51 हजार रुपए देने का ऐलान किया, 21 हजार रुपए लिफाफे में मौके पर दिए। उधर पूरा विवाद बढ़ने के बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 जिलों के अधिकारियों को फटकार लगाई, लेकिन सरकार की सख्ती के बाद समाजवादी पार्टी और यादव महासभा ने इसे जातीय अपमान बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। और ये अधिकार अगर है सुनने का, अगर गीता का, भागवत का सुनने का अगर अधिकार है तो कहने का अधिकार क्यों नहीं होगा? और फिर अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है तो कानून लाए, जैसे कश्मीर में कानून ले आए या और कानून ले आए हैं, तो कानून ले आए और कहें कि एकाधिकार हो जाएगा, इसके अलावा कोई भागवत नहीं कर सकता कथा। जो चीज इटावा की जो घटना है वो कानून व्यवस्था से संबंधित है, और कानून व्यवस्था के लिए कोई राजनीतिक दल नहीं आता है। वो कानून व्यवस्था को देखने के लिए पुलिस आती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है, और वो देख रही है। एफआईआर दर्ज हो चुके हैं दोनों तरफ से, लेकिन उसको जातिगत मोड़ देना, कास्टिस्ट बना देना, ये अखिलेश जी की पुरानी रणनीति है कि जितने देश के अंदर हिंदू हैं हिंदुओं को बांट दो। जिनका उनका जो नारा भी है पीडीए, वो भी बांटने वाला नारा है। उधर इटावा कथाकांड पर संतों ने क्या कहा, ये भी जान लेते हैं। किसी भी जाति में, सनातन धर्म की जितनी भी जातियां हैं,
किसी भी जाति में जन्म लेना गौरव की बात है। भगवान सबके हैं, भगवान की कथा कहने का सुनने का सबको अधिकार है। जब सार्वजनिक रूप से कोई कथा होती है तो उसमें ब्राह्मण वक्ता व्यासासन पर बैठता है ताकि हर वर्ण के लोग उससे सुन सकें, कोई ऐतराज न करें। इटावा में जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। दोनों ही पक्ष उसमें हमारी दृष्टि से समान रूप से दोषी हैं, लेकिन उस घटना के हो जाने के बाद जिस तरह से उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, हम समझते हैं वो और भी गलत है। इसलिए 2 लोग पहले दोषी थे, अब ये तीसरे जो हैं वो भी दोषी हैं, ऐसा हमारा मानना है। जब लोग मूत्र जिहाद करते हैं, लब जिहाद करते हैं, थूक जिहाद करते हैं, तो वो जब थूकते हैं ना भोजन में, तो इसलिए नहीं थूकते कि ब्राह्मण पंडित जी जेल लेंगे। उसमें सब आते हैं, पंडित जी भी आते हैं, यादव जी भी आते हैं, सिंह साहब भी आते हैं, अग्रवाल जी भी आते हैं, चौधरी साहब भी आते हैं, लिमका भी आते हैं, ढिमका भी आते हैं, सब आते हैं। वो सबके लिए थूकते हैं, वो सबके लिए मूतते हैं, वो सबकी बहन बेटियों पे नजर रखते हैं। तब क्यों नहीं बोलते हम और आप सभी? जो उस गांव के लोगों ने किया सिखा काटना, ये मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का ये धर्म नहीं बनता है। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि उन लोगों की सिखा काट दी, क्योंकि सिखा तो हिंदू सनातनी कोई भी रख सकता है, तिलक कोई भी लगा सकता है, तो सिखा को काट देना ये बहुत बड़ा छल किया है हमको लगता है। और इसके लिए हमारे विप्र बंधुओं को माफी मांगनी चाहिए और उनके तरफ से हम माफी मांग रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या 2 जाति के टकराव पर राजनीति नहीं हो रही है? क्या अब यही घटना चुनावी जमीन पर बीज की तरह नहीं बोई जा रही है? क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इस घटना को सवर्ण बनाम पिछड़ा वर्ग की लड़ाई में तब्दील किया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ महीनों पहले आगरा के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा वंश पर टिप्पणी करके जातीय तनाव की चिंगारी सुलगाई थी। वैसे जातिवाद की राजनीति भारत में कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब चुनाव नजदीक होते हैं तब ऐसी घटनाएं तेजी से उभरती हैं और उन्हें हवा दी जाती है। अब बिहार में भी चुनाव होने हैं और वहां भी जातीय समीकरणों की बिसात बिछाई जा रही है। सवाल ये भी है कि क्या ऐसी घटनाएं यूपी तक ही हैं या फिर राष्ट्रीय राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा हैं? इटावा से कुमार रवि सिंह के साथ विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। देखिए, जिस तरीके से कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो आया, बहुत सारे तर्क और वितर्क उस पर रखे गए, बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। लेकिन हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या आप इंसानियत को शर्मसार कर सकते हैं? आपको ये अधिकार किसने दिया? कोई किसी भी जाति का है, आप कैसे उसके साथ ये कर सकते हैं? देखिए, वो गलत थे, उन्होंने पहचान छुपाई, उन्होंने और जो उन पर आरोप लगे हैं वो किया, ये सब सेकेंडरी था। लेकिन जिन्होंने उनका मुंडन करा दिया, उन पर मूत्र का छिड़काव कराया गया, ये अधिकार किसने दिया आपको? ये भी देखना पड़ेगा। आपको इतनी ही तकलीफ हुई थी, आप इतने ही बड़े ऐसे आप प्रिटेंड कर रहे थे कि नहीं, बहुत बड़ा कोई घोर अन्याय हो गया है, बड़ी गलती हो गई है, तो आप पुलिस प्रशासन के पास जाते। जब पूरा विवाद बढ़ गया, तमाम चीजें हो गई, तब जाके आप शासन प्रशासन के पास जा रहे हैं। तो क्या इतनी आपकी चलती है? प्रतिक्रियाओं में भी ध्यान से सुनिए, उसमें जरूरत थी। ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का गांव है और यहाँ पर आप लोग कैसे आ गए, कैसे आप आसन पर बैठ गए। ये दिखाता है कि आज भी इन सब चीजों से समाज बाहर नहीं निकला है और शायद कभी निकलेगा नहीं। यहाँ यादवों का ये हाल था, तो आप ये समझ लीजिए कि जो SC ST हैं उनके साथ क्या होता होगा। ये वो बात मैं यहाँ पर रख रही हूँ जो हम हमेशा सुनते देखते आए हैं। सब समान भाव की बात करते हैं, लेकिन असल में पर्दे के पीछे कुछ और ही हो रहा है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनका बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पवन डोंगरे हमारे साथ जुड़ेंगे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारतीय। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। RJD का पक्ष रखेंगे धनिक लाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कौशल किशोर ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, जो पीठाधीश्वर हैं सनातन धर्म रक्षा पीठ के। कौशल किशोर ठाकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कौशल किशोर ठाकुर जी आपसे ही करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? म्यूट किया आपने, अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। कौशल किशोर ठाकुर जी, ये जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, दोनों पक्षों को देखिए, कुछ लोगों ने कहा, कुछ संतों ने कहा दोनों पक्षों की गलती है। हम सबको समान भाव से रखने की, देखने की बात करते हैं। एक पक्ष की गलती है या दूसरे पक्ष की गलती है, लेकिन जो हुआ है सबसे पहले उस पर आपकी प्रतिक्रिया। ये जो हुआ है, जो हाँ इटावा में जो निंदनीय कार्य तो हुआ है, इसका तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम किसी का भी अपमान करने के लिए उचित नहीं है। अपमान करना हमारे अधिकार में नहीं है किसी के। हम किसी का अपमान करना, हमको जो ईश्वर ने भी ये परमिशन नहीं दी और हमारे संविधान ने भी हमको परमिशन नहीं दी किसी का अपमान करने के लिए। लेकिन जो वहाँ हुआ है उसकी स्थितियां सोचने वाली बात है। स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। आखिर हमारी सनातन संस्कृति में कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का नाम धारण करके लोगों को गुमराह करता है, ये कहीं ना कहीं तक तो निंदनीय है, ये भी गैर कानूनी है। लेकिन उन लोगों, जिन लोगों ने उस व्यक्ति कथावाचक की चुटिया काट दी, उसके साथ जो घृणित कार्य किया है, ये भी गैर कानूनी है। तो मेरे हिसाब से ये देखा जाता है कि दोनों तरफ, एक तरफ से नहीं हुई है। और कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली तो दोनों हाथों से ही से ताली नहीं बज सकती है। लेकिन अब हम चर्चा यदि करते हैं हमारे वेद वेदांतों में क्या चर्चा है सभी समाज को लेकर के, और व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी कौन है, इस विषय के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि करता। अब आप इसमें पहला शब्द क्या आया, विरक्तो। विरक्त कोई भी हो सकता है, इसकी जाति के कोई भी मायने नहीं रखते, विरक्त कोई भी हो सकता है। दूसरा शब्द आया है वैष्णवो। वैष्णवो वो है जो हम सब वैसे वैष्णवी हैं, लेकिन हम अपने धर्म के अनुसार अपने नियमों का पालन करते हैं, सदाचार आचार विचारों हैं, और जो है वैष्णव हो गए हैं। तीसरी बात आती है विप्र। अब विप्रों में हम जैसे ब्राह्मण कुल आ गए, ब्राह्मणोत्कुल उत्पन्न जो भी हमारे विप्र हैं, वो सब आकर के अपने अपने अनुसार जो कर्मानुसार अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमारे भारत में लोग कर्म के अनुसार काम कर ही कहाँ रहे हैं। हमारे भारत में नाई लोग हैं, नाइयों ने छोड़ दिया। आज के समय में भारत में देखा जाए तो अधिकतर मुस्लिम नाई मिलेंगे आपको, हिंदू नाई नहीं मिलेंगे। नाइयों ने अपना काम छोड़ दिया, बढ़इयों ने अपना काम छोड़ दिया, कुम्हारों ने अपना काम छोड़ दिया है। तो हम कहीं ना कहीं तक अपने कर्तव्य कर्म से भटके हैं, जबकि हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी कर्म का ही उपदेश देते हैं और साफ साफ कहते हैं कि अर्जुन तू अपने धर्म में रह करके यदि मृत्यु को भी प्राप्त होगा तो भी तू स्वर्ग को प्राप्त होगा, लेकिन पराये धर्म में जाकर के यदि तू सुख करेगा और तुझे सिंहासन होने तो देखा जाए हम कर्मों से भटक चुके हैं। ठीक है, कौशल किशोर जी वापस आऊंगी। केसी जैन जी मुझे सुन पा रहे हैं? केसी जैन जी, चलिए केसी जैन जी शायद कनेक्ट नहीं है हमारे साथ। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत अच्छे से आपकी आवाज आ रही है और जो बात कर रहे थे उनको सुन के भी बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इसलिए बात का हुआ कि ठाकुर साहब आप हमको फिर से पुराने युग में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत नया भारत है। इस भारत के अंदर आप अभी बता रहे थे कि जो बच्चे या नाई समाज के, उन्होंने नाई का ही काम करना चाहिए, तो यानी हर ऐसा आप उनके कर्म बता रहे। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि देखिए धर्म जाति ये सारी चीज के ऊपर सोच के भारत की प्रगति की जब हम बात करते हैं तो क्या उस वर्ग के व्यक्ति को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? अगर दो भाइयों ने, दो यादव समाज के लोगों ने जाकर कथा अगर पढ़ी तो कुछ कथा उन्होंने कुछ गलत पढ़ी क्या? आप मुझे बताइए। जिस तरीके का दंड उनको दिया गया भारत में, आपको लगता है ये दंड उचित था? जिन लोगों ने उस माता के पैर के ऊपर उसके नाक रगड़ी है, ठाकुर साहब मेरे को कंप्लीट करने दीजिए ठाकुर साहब। माता के पैर के ऊपर नाक रगड़ी है, मुझे बताइए। मैं भी हिंदू हूं और मुझे अभिमान है हिंदू होने का, लेकिन मुझे इस बात का कोई ये नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदू हूं इसके लिए मैंने किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान करना चाहिए या उसकी तो काफी गलत हुआ ना। और इस चीज को डिफेंड कर ही नहीं सकते, इस चीज को हम लोग डिफेंड नहीं कर सकते।
और कोई भी व्यक्ति भारत में अगर इस बात को डिफेंड करने आएगा तो पब्लिक उसको माफ नहीं करेगी। ये भारत विकसित भारत है। ये भारत अभी चांद पे जाने की बात कर रहा है। ये भारत सूरज की ताकत, एनर्जी को नीचे लाने की बात कर रहा है। ये वो भारत है। और आप जिस युग की बात कर रहे हैं, आप सदयुग, कलयुग, आप वहां लेकर जा रहे हैं। मतलब आपको क्या लगता है, फिर आपने 4 वर्गों में फिर से बांट दिया। पवन जी, इस पूरे घटनाक्रम को स्वर्ण कौन होते हैं? पवन जी, इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस देख कैसे रही है? किस तरह से इसका आप आकलन कर रहे हैं? क्या जातिवाद की वजह से हुआ, क्या इलेक्शन की वजह से हुआ, या कुछ और है इसके पीछे? जो हुआ गलत हुआ। मेरा एक ही बोलना है, जो हुआ गलत हुआ। वो किसी भी व्यक्ति के साथ होता तो वो गलत होता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को भारत में ऐसा अधिकार नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति कथा पढ़ रहा है तो आप उसकी चुटिया काट दे रहे। अरे वो यादव जी जिन्होंने कथा पढ़ी, 16 वर्षों से उन्होंने उनके केस बड़ा किए थे। ठाकुर साहब 16 वर्ष की उनकी चुटिया थी। उस चुटिया की हत्या की गई हो, आज आपने हत्या कर दी। जिन लोगों ने उसकी चुटिया काटी, आपने उनकी चुटिया नहीं, भारत के स्वाभिमान का आपने उसका हत्या वहां पे हो गई। लोकशाही की हत्या हुई है और ये गलत हुआ। ठीक है, चलिए पवन जी, मैं बस ये पूछना चाह रही थी, देखिए सब अपने अपने तर्क रखते हैं, लेकिन इसको किस चश्मे से कांग्रेस देख रही है? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई कहता है अपमान हुआ, भारत में ऐसा कोई कहता है जाति के लिए हो रहा है। हर नागरिक को, देखिए, भारत के हर नागरिक को इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये कांग्रेस की भूमिका है। इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, जस्टिस फॉर ऑल, ये हमारी भूमिका है और यही होना चाहिए। ये जो घटना घड़ी, हम उसकी निंदा करते हैं। हमें खेद है कि ऐसी घटना इस विकसित भारत में हो रही है। इस भारत का तो सपना किसी ने ऐसा देखा नहीं है कि जाति के नाम पर लोगों को बांटा जाए, लोगों को काटा जाए, उनकी चुटियां ही काटे जाए। ये गलत हुआ है और जिन्होंने भी ये किया वो, उनको दंड मिलना चाहिए। उनको दंड मिलना चाहिए कानून कायदे को हाथ में लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने गलत किया और ये किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। भारत में हर व्यक्ति को स्वतंत्र है अपनी बात रखने का, अपने आप को लोगों तक पहुंचाने का। ये स्वतंत्र भारत में होना चाहिए, क्योंकि भारत अभी बहुत एक अलग दिशा में जा रहा है। पवन जी ठीक है, मैं रुकूंगी, वापस आती हूँ। ठीक है पवन जी, वापस आऊंगी। यशी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, यशी, क्या लगता है, क्या ब्राह्मणों के वर्चस्व को कायम रखने के लिए, बढ़ाने के लिए इस घटनाक्रम की एक तस्वीर सामने लाई गई है, या फिर एक जहन में ही उतार लिया गया है कि हमसे जो नीची जात का है हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे? देखिए, ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कुछ जगह पे जातिगत समीकरण तो सब जगह होते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की सियासत को, राजनीति को समझो, तो ये वोट बैंक जो हैं, ये अपना रंग रूप खेल सब बहुत अच्छे से दिखाते हैं। मैं मानती हूँ मानवता के नाते ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन जो प्रतिक्रिया में जो जिनके साथ हुआ है, उन्होंने जो कहा कि हमसे कहा गया कि यहाँ पर इतने ब्राह्मण परिवार रहते हैं, यहाँ आसन पे बैठने की हिम्मत कैसे हो गई, ये तो साफ दिखाता है। क्या मानते? राखी जी, ये केवल यादव बनाम ब्राह्मण नहीं है। इसको जो दर्शाया जा रहा है पूरी तरीके से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जातीय संघर्ष करके दिखाया है, और सत्ताधारी दल अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए सब प्रदर्शित कर रहा है, जबकि ये पूरी तरीके से अज्ञानी के विरुद्ध ज्ञान की लड़ाई है, अधर्मी के विरुद्ध धर्म की लड़ाई है, सुख के खिलाफ अशांति की खिलाफ लड़ाई है। जो एक कथावाचक कथा कर रहा है, उसको कथा रोकने से आप इसीलिए रोक रहे हो, उसकी जाति पूछ रहे, वीडियो सामने आया, उसके जब केश काटे गए, वो 16 साल से अपने को चोटी रखा गया है, वो यादव था, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। केवल यादवों ने अगर प्रतिकार किया है तो दिक्कत है, लेकिन अगर वही ब्राह्मण होता जाति से और उसकी चोटी काट दी गई हुई होती, तो अभी क्या कह रहे होते ठाकुर जी? मुझे केवल जवाब सुनवा दीजिए इनसे। केवल जाति से ब्राह्मण होने पर अगर उसकी चोटी काट दी जाती 16 साल की, या एक दिन की रखी हुई चोटी भी काट दी जाती, तो क्या विचार होते ठाकुर साहब के? या पूरे बता दूं, या पूरी उस पंचायत के जो इसको यादव बनाम ब्राह्मण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुने,
यदि मेरी बात आप सुने, मैं आपको बताना ठाकुर साहब, आप अपने 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 वक्तव्य के समय कहिएगा, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपको बड़ा धैर्य पूर्वक सुना, है ना, आप हमसे प्रश्न किया तो उसका जवाब अपने ठीक समय है। पे दीजिएगा। उसको कौशल रख किशोर जी, लीजिए, उसको रख कौशल लीजिए। किशोर जी, एक नहीं है, मैं समय दूंगी एक सर। नहीं है, एक नहीं है, जवाब बहुत देने के सारे लिए मैं प्रश्न समय हैं। दूंगी। यश जी अपनी बात पूरी कर लें जल्दी से। हाँ बोलिए। दूसरा राखी जी, ये घटना उत्तर प्रदेश की है, और क्योंकि इटावा में वो जहां यादव समाज के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, उन्होंने प्रतिकार कर दिया। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हमारी कुर्मी बेटी को कथा नहीं बांचने दी, क्योंकि वो जाति से गैर ब्राह्मण है। छत्तीसगढ़ के अंदर एक साहू को कथा नहीं बांचने दी, क्योंकि वो गैर ब्राह्मण है। कहां विरोध करेगा, कौन कौन विरोध करेगा? जहां विरोध करेगा वहां पीटा जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों त्यागा था? आप मंदिर में प्रवेश करने नहीं दोगे, आप पूजा पाठ से वंचित रख दोगे, धर्म त्याग दिया। बौद्धिस्ट क्यों बने, सिख धर्म क्यों बना? यही कुरीतियों के खिलाफ बना, और इसी छुआछूत, इसी पक्षपात के खिलाफ बना। और क्या आवश्यकता थी इन धर्मों की? क्या आवश्यकता थी इन धर्मों की? ये केवल और केवल हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश है, और साजिश है उन्हीं की जो इस पे अपना एकाधिकार चाहते हैं। मैंने अपनी बहन की शादी करी, छोटी बहन की, मुझे गर्व है, मैं पारिवारिक बात कर रहा हूं, लेकिन ये जानना चाहिए सब लोगों को। मैंने अपनी बहन की शादी करी, लेकिन जाति से वो व्यक्ति पंडित नहीं, ब्राह्मण नहीं था, वो ज्ञानी था, गैर 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 ब्राह्मण था, और वह पक्ष से जाति से ब्राह्मण था, पंडित थे। लेकिन जब दोनों ने शादी कराई तो आखिरी में जो हमारे यहां से गैर ब्राह्मण था, उन्होंने, ब्राह्मण जी ने, जो वर पक्ष से था, रोक करके विधि समझी। क्यों? क्योंकि जो आप फेरे लगवा रहे, उसमें फेरे लगवाते समय बाध्य कर रहे हैं कन्या को कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, पति बाहर कमाने जाएगा, तुम चार दीवारी में रहोगी। ये झूठी कस्में, झूठे वादे क्यों करा रहे हैं? किसके लिए करा रहे हैं? जो नया जीवन चालू करने जा रहे हैं, अगर आप उन्हें पाखंड में ढकेलोगे, आडंबर में ढकेलोगे, वास्तविक दुनिया से दूर रखना चाहोगे, क्या धर्म हमें यह सिखाता है? क्या धार्मिक व्यवस्था हमें यह सिखाती है? क्या पति पत्नी दोनों लोग अगर एक साथ काम करेंगे, एक साथ घर चलाएंगे, परिवार की देखरेख एक साथ करेंगे, तो क्या वो पाप हो जाएगा? मनुस्मृति, जिसको ये मनु महाराज को और मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, उसमें क्या लिखा है? महिला होगी पहले पिता के अधीन रहेगी, शादी के बाद पति के अधीन रहेगी, पति की मृत्यु के बाद बेटे के अधीन रहेगी। क्यों रहेगी भाई अधीन? क्या उसके पास नहीं है? क्या उसके क्यों माने हम? और वही मनुस्मृति जन्म से एक आदमी को महान बता रहा है और शूद्र बता रहा है। शूद्र क्या होता है भाई? क्या होता है शूद्र? संविधान में तो सबको रक्षा दी गई है, सबको सुरक्षा दी गई है। बाबा साहब अंबेडकर ने मैटरनिटी लीव दी गई है कि अगर आप हैं तो आपको छुट्टी मिलेगी, आपको तनख्वाह मिलेगी, ये हर महिला को मिलेगी, चाहे उसके जाति धर्म कुछ भी हो, उसको सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए महिलाओं को। सबके लिए बात रखी, कोई भी वर्किंग हो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लेंगे, चाहे उसकी जाति धर्म कोई हो, महिला हो पुरुष हो, ये बाबा साहब ने अधिकार दिया। लेकिन आप मजदूर को मजदूर रखना चाहते हो। जाति के हिसाब से अगर कोई काम बढ़ाई का करता है तो वो जीवन भर बढ़ाई करे। यादव अगर गाय और दूध का काम करता है, भैंस को पालने का काम करता है, गोपालक है, तो जीवन भर चाहते हो गोपालक रहे, गाय और गोबर में रहे, और आप कहोगे गौ माता है। अगर वो शिक्षित हो गया, आज कथा बांचने लगा, तो आपको दिक्कत हो गई। कुर्मी अगर शिक्षित हो गया, कथा बांचने लगा, आपको दिक्कत हो गई। साहू अगर शिक्षित हो गया, कथा बांचने लगा, आपको दिक्कत हो गई। किनको दिक्कत हुई? ये व्यवस्था कौन दे रहा है? इनको सुरक्षा कौन दे रहा है? एक पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को आगरा के अंदर तलवार लहरा के मारने की धमकी दी जाती है। किसको गिरफ्तार किया? कितने लोगों को गिरफ्तार किया? कौन सा मुकदमा लगा? राज्यसभा के सांसद के घर पे बुलडोजर लेके चले जाते हैं, किसको पकड़ा? किसको सजा हुई? क्या संदेश गया? उत्तर प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी जी, गोरखपुर में जहां से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके गृह जिले में बुलडोजर पे चढ़ के, राखी जी, बुलडोजर पे चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका रास्ता रोकते हैं, पुलिस मौजूद है, गाड़ी के कांच फोड़े जाते हैं। ये कौन तैयार कर दे रहा है? और पूरे चुनाव प्रचार में, पूरी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या कहती है? सारे पिछड़ों का हक यादव खा गए, यादव नौकरी खा गए, यादव आरक्षण खा गए, सब जगह यादव यादव हो गए। ये दुष्प्रचार कौन करता है? ये जाति के आधार पर बेमनता कौन फैलाता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं कि कोई और फैलाता है? किसको सजा दी? जो योगी आदित्यनाथ जी सदन में कहते हैं 46 में से 56 एसडीएम यादव हो जाते हैं, क्या आज तक भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को सजा दी इस स्टेटमेंट के लिए? या और उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिस तरीके से प्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं,
क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव की जुबान खुली इस पूरे प्रकरण पे? यश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता नित्यानंद जहां राय तक की जुबान खुली? क्या जातिगत मुख्यमंत्री समीकरण डॉक्टर या मोहन यादव जाति की से जुबान खुली? संबंधित जो राखी जी मुद्दे हैं, राखी जी एक अंतिम बात, राखी जी एक अंतिम बात, माननीय अखिलेश यादव जी ने इस घटना को लेकर कहा जो इटावा में घटित हुई है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनको स्टार प्रचारक बनाती है भारतीय जनता पार्टी यादवों का, दोनों पक्षों को बुलाएं और दोनों पक्षों से बात करें। माननीय अखिलेश यादव जी सुझाव दिया, दोनों पक्षों से बात करें और इस समस्या, इस जो द्वेष भावना फैल रही है इसको निपटाएं, खत्म करें। क्या भारतीय जनता पार्टी आगे आई? क्या डॉक्टर मोहन यादव ने कोई स्टेटमेंट दिया? जिस जात और धर्म में आप आते हैं उस पर अगर संकट आता है तो आप उसकी सुरक्षा, उसको सुरक्षित माहौल आप नहीं दे पा रहे हो। ठीक है तो यश जी, अब प्लीज, हाँ ठीक है सर, बस ठीक है, बस देखिए, एक तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी का सम्मान कर दिया। ठीक है सर, यदि मैं इंटरप्ट करूं प्लीज थोड़ा सा सुनिए भी। एक चीज को ध्यान रखिए, किस पर राजनीतिक रूप से आरोप हैं और किस पर जातिगत रूप से आरोप हैं, उसको थोड़ा सा हम अभी साइड लेके चलें, ठीक है? इसलिए क्योंकि हम जिस चर्चा पर हैं इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें सनातन भी है, इसमें धर्म भी है, इसमें जात भी है, इसमें समाज का ताना बाना भी है। हमें उस परिप्रेक्ष्य में बात करने की जरूरत है। किसने किसका प्रदर्शन किया, किसने किसको रोका, ये तो हम अक्सर बातें करते हैं सर, अभी इलेक्शन में यही सब आना है, यही सर आरोप प्रत्यारोप आएंगे। लेकिन आज का विषय बहुत गंभीर है, जो हुआ उसको लेकर हमें सटीक एक कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की चीजें ना हो, हुई तो क्यों हुई, क्या सोच है, इन सारे विषयों पर आना है। कौशल किशोर ठाकुर जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले जल्दी से अपनी बात रखिए, इसके बाद मैं केसी जैन जी से सवाल लेती हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे डॉक्टर पवन शाह जी ने जो है कहा और जैसे यश भारती जी ने कहा, मेरा पहला ही शब्द ये था कि हमारे सनातन में कभी भी जातीय भेदभाव रहा ही नहीं है। ये पता नहीं कहां से यश भारती जी ने ये बात पढ़ ली कि यहाँ पर जो है द्वेष भाव फैलाया जा रहा है। ये दो लोगों के आपस की वहां पर, अरे सर, आपके द्वारा नहीं फैलाया जा रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ सनातन धर्म को कमजोर कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैंने ये कहा, पुराण शास्त्रों को नहीं मानते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन बात ये है कि वहां पर जो लड़ाई सिर्फ इस बात अरे पर, जब ये भाजपा के स्टार प्रचारक मत बनो, आप धर्मगुरु बने रहो। आपका स्वागत है, आप धर्मगुरु बनो, धर्म का प्रचार करो, भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक मत बनो आप। एक मिनट यश जी कंप्लीट कर लीजिए। यश जी वो बीच में नहीं बोले थे, उनकी बात तो पूरी आने दीजिए ना। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं सर, यहाँ पे तो कोई किसी को नहीं रोक पाएगा, यहाँ पे सबको समान अधिकार से ही बात करने दूंगी मैं नहीं। यश जी देखिए, मैं वो आपके बीच में नहीं बोले थे, उनकी बात तो पूरी होने दीजिए ना, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो हमें प्रमाण पत्र बांटेंगे वो? अरे तो अपने समय पे बोलिएगा, वो कोई प्रमाण पत्र नहीं, उनकी बात तो सुन लीजिए। ना उन्होंने प्रमाण पत्र बांटा अभी, राखी जी, इसलिए एक सेकंड बोलना पड़ा। यश जी एक सेकंड, कौशल किशोर जी बोलिए। हमारे सनातन में कभी भी जातीय द्वेष भाव नहीं रहा। भागवत कथा के जो वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। वेद व्यास जी माता सत्यवती के पुत्र हैं। माता सत्यवती और पराशर जी से पुत्र उत्पन्न हुए हैं। वो माता सत्यवती वैसे मल्हा की पुत्री बताई जाती, वैसे तो वो चेदी राज के जो राजा थे वसु उनकी पुत्री थी, ठीक है। अगर मल्हा की पुत्री हैं और एक ब्राह्मण महर्षि पराशर से उत्पन्न संतान हुई तो माना क्या जाएगा? उनको वर्णशंकर माना जाएगा। लेकिन भगवान के अंशावतार होने के नाते ये पहली बात होगी कि वेद व्यास पीठ पर किसी का भी बैठने का अधिकार है, जो विद्वान है वो बैठ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन लड़ाई सिर्फ इस बात की हुई है कि सामने वाले व्यक्ति ने अपना नाम बदला, अपनी जाति का नाम बदला, और मतलब अपनी जाति का नाम बदल करके और फिर वहां पर गुमराह किया लोगों को। कौशल किशोर जी मैं आपकी बात से, सुनिएगा, मैं आपकी बात से कौशल किशोर जी सहमत हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने कथा करवाई या जिन लोगों ने निमंत्रण दिया, क्या उनका ये राइट नहीं बनता कि आप पूछ के ही किसी को बुलाएंगे ना? मैं मेरे घर में आयोजन करूंगी तो मैं जिसे निमंत्रण दे रही हूं उसका नाम पता सब पूरा पता रखूंगी, तो आपने नहीं पूछा? एक व्यक्ति गया जिसका, सुनिए, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी बात करनी है पाठक जी से करिए, तो पाठक जी तो पंडित हो गए, तो उनके साथ ये दो लोग गए थे, तो इनने मतलब जो दो लोग गए हैं वो भी ब्राह्मण ही चाहिए। हमें देखिए हर चीज को समझना पड़ेगा, ये बात गलत है, ठीक है, उन्होंने छुपाया बताया जो भी हुआ, लेकिन ये जांच जो जिसने किया वो भी तो देखे। इससे भी बड़ी बात, चलिए वो गलत थे, वो फेक थे, या जो भी बात हुई है, मेरी बात को समझिएगा, उनको क्या ये अधिकार था कि आप इस तरह का घटनाक्रम करते? आप उठा के पुलिस को बुलाते, प्रशासन को बुलाते कि ये लोग फर्जी लोग आए हैं, कथा कर रहे हैं, आप लेके जाइए। और भी ज्यादा नीचता का काम किया है। हम तो कह रहे हैं कि नीच व्यक्ति कर्मों से होता है, जाति से कभी नीच नहीं होता है। नीच व्यक्ति अगर ऐसे होता तो फिर वाल्मीकि जी को नीच क्यों नहीं कहा गया? नहीं कहा गया, उनको भगवान के समान माना गया, विद्वान माना गया, यहाँ तक कि ब्रह्म के समान माना गया।
क्यों? कर्मों के आधार पे। तो कर्मों के आधार पे विद्वानता को प्रमाणित किया जाता है, लेकिन उन लोगों ने जो कार्य उसके कथावाचक के साथ किया है वो बिल्कुल घृणित कार्य हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका नहीं है। उन व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, हम खुद इसकी मांग करते हैं। लेकिन राखी जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। ठाकुर साहब से मैंने पूछा था कि अगर ये किसी ब्राह्मण की चोटी काटी जाती तो फिर क्या होता। अनेक अनेक जातियों के हैं, कभी ये लड़ाई नहीं हुई। शांतनु जी महाराज, परम पूज्य शांतनु जी महाराज क्षत्रिय कुल से आते हैं, कई ब्राह्मणों के घर पे कथा करने जाते, कभी विरोध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सबका सम्मान है, ब्राह्मणों का भी सम्मान है, यादवों का भी सम्मान है, कुर्मी का भी सम्मान है, साहू का भी सम्मान है। लेकिन जिस तरीके से चोटी काटी गई, अपमानित किया गया, उस पर आपका जवाब नहीं आ रहा। मेरा जवाब आपने सुना ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने घृणित काम किया है, नीच कार्य किया है। नीच जाति के अनुसार नहीं होता है, वो ब्राह्मण कुल में है और ब्राह्मण कुल में होकर। लेकिन आप बचाव कर रहे हैं कि नाम गलत बताया, आप तो प्रमाण दे रहे हैं। पुलिस जांच में आप गए हैं क्या? अरे सामने बात आई है, आधार कार्ड आया है, तो ये तो गलत हो गया ना। लेकिन जो सामने वाले ने किया वो भी तो गलत है, और ने किया वो भी गलत है। जांच में तो ये आया है कि 2 दिन बाद महिला आरोप लगा रही है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है। उससे पहले तो कोई बात ही नहीं आई थी। 2 दिन बाद कैसे पता चला महिला को कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई? उससे पहले तो एक बड़ा सवाल ये भी है, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या चरणों में नाक रगड़वा करके ही आप एकदम ईश्वर को पालेंगे और तभी पूरे प्रायश्चित हो पाएंगे? क्यों रगड़ेंगे भाई? भगवान के दरबार में नाक रगड़ लीजिए। कौन किसी की जाति के पास जाकर आज नाक रगड़वाता है? देखिए, ये बहुत अमानवीय कृत्य था। कौन सही है कौन गलत है ये जांच का विषय है, ये पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सख्ती से इसमें कार्रवाई की जरूरत है। ये तो कोई तरीका ही नहीं होता, ये बिल्कुल तरीका नहीं होता है। इस चीज को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कौशल किशोर जी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तथ्य आए हैं हमें हर तथ्य पे बात करने की जरूरत है। ठीक है, 1 मिनट वापस आऊंगी। केसी जैन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है जी राखी। केसी जैन जी, लग रहा है बहुत तेजी से इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी तो है, और देखिए अखिलेश यादव हैं। मैं यहाँ जातियों को लेके चलूं तो ये बात हमको बिल्कुल समझनी पड़ेगी। ये उत्तर प्रदेश में क्यों ब्राह्मण और दूसरे जो वर्ग हैं, क्यों इनकी इतनी अनबन और इतनी चीजें होती हैं? और ये तो प्रमाण दे रही है, ये तो प्रमाण ही दे दिया इस घटना के में कि एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इतना वर्चस्व है क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का? देखिए राखी जी, पहली बात तो आधा घंटा हो गया है, सबने अपना अपना भाषण दे लिया है, इसलिए मेरी बात आज। देखिए राखी जी, पहली बात तो ये कि इस घटना को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है, अस्वीकार योग्य है ये घटना। लेकिन जो घटना घटी है उसके कारण क्या है और वास्तविकता क्या है। और एक चीज है राखी जी, तमाम सारे लोगों के साथ अन्याय होता है, उसके लिए न्यायपालिका है। लोग कोर्ट जाते हैं, लोग पुलिस के पास जाते हैं, FIR दर्ज होती है। लेकिन इस समय पर श्री अखिलेश यादव जी जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भी अपराधी है, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जो बदतमीजी कर रहा है, जिसके खिलाफ FIR दर्ज है, उसको सम्मानित करने का काम कर रहा है। यही काम उन्होंने क्या किया था, संभल दंगे में किया था। संभल दंगे में जो दंगाई थे उनके घर पहुंच गए थे 5-5 लाख रुपया लेकर के, कि लो भाई पुरस्कार लो, आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। कोर्ट की कार्रवाई को नहीं पूरा होने दिया। वहां कोई हिंदू संगठन भी नहीं था। और हर बात को, पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करती है। अब हिंदू मुस्लिम जो सफल नहीं हुई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यादव वर्सेस ब्राह्मण करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी कानपुर में, और जब उसका इनकाउंटर हुआ उसकी भी जांच ढूंढ लाए थे। कौन ढूंढ के लाया था? श्री अखिलेश यादव जी। अरे भाई ब्राह्मण है, वो तो दरिद्र ब्राह्मण है, उसकी हत्या कर दी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और यहाँ पे बैठ के क्या बखान कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथी, बता रहे हैं कि भाई मनुस्मृति में क्या है, मनुस्मृति में तो जाति के आधार पर है, महिला को 2 दर्जे का रखा गया है, संविधान से देश चलेगा। अरे भाई संविधान से देश चलेगा, जो अपराधी करने में क्यों डर रहे? जिसको लव जिहाद इन्होंने कानून नाम दिया, वो उस समय आया था जबरन धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम। उसमें क्या था कि नाम बदल करके अगर धर्म बदल करके कोई मुस्लिम शादी करता है या किसी महिला के साथ छेड़छाड़ अपराध इस तरीके करता है कि बाद में वो
शादी तक पहुंचता है, उसके खिलाफ ये जबरन धर्म निषेध अधिनियम लागू होगा। उसको क्या कहा, उसके भी विरोध में श्री अखिलेश यादव जी उतर आए, सदन के अंदर से बाइकाट किया, विरोध किया, पास कहा नहीं पास होने देंगे। और उसके बाद में जब ये 3 तलाक का बिल आया, वो क्या महिलाओं का सम्मान है क्या? कि पहले तलाक कौन देता है? तलाक देता है पुरुष। और हलाला जैसी संस्कृति का जो दर्द झेलती है वो है महिला, उसका भी समर्थन किया अखिलेश यादव जी ने। कहा नहीं भाई हलाला होने दो, 3 तलाक होने दो। ये 3 तलाक के खिलाफ बिल लेकर के क्यों आ गए? और यहाँ पे बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं हिंदू धर्म में। यानी कि जब तक कि इनकी पार्टी में जब तक कि इनकी पार्टी में मौर्य जी रहे, तब तक वो गाली देते रहे, रामायण जलाते रहे। ये भी जैसे मनुस्मृति को बैठ के गाली दे रहे। अरे मनुस्मृति से चल रहा है देश क्या? देश संविधान से चल रहा है। आप एक बार भी किसी मुस्लिम धर्म ग्रंथ पे आप सवाल उठा के दिखाइए, अवकाश है तो है अवकाश समाजवादी पार्टी की, उसमें महिलाओं को 2 दर्जे का नहीं रखा गया। 2 पुरुष की 1 गवाही, महिलाओं की 2 गवाही बराबर क्यों रखी गई भाई? क्यों रखी गई है? केसी जैन जी, बात महिला सम्मान की कहाँ हो रही है? केसी जैन जी, हम सिर्फ महिला सम्मान की बात कहाँ कर रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं होगी भाई? अगर यहाँ पे समाजवादी पार्टी के साथी आधे घंटे तक भाषण देते हैं, केवल और केवल हिंदू ग्रंथों को कोसने का काम करते हैं, हिंदुत्व को कोसने का काम करते हैं, और जिनकी गोद में बैठे हुए राहुल गांधी जी के, अच्छा ठीक है, राहुल गांधी जी भी हिंदुत्व को चलिए केसी जैन जी, मैं आपसे बस एक चीज पूछूंगी, बस एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी मैं। हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब सनातन धर्म के, मेरी बात सुनिएगा, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम सब सनातन धर्म से हैं, हम सब सनातन का सम्मान करते हैं, ठीक है? मुझे ये बताइए, यदि ब्राह्मण सनातन है तो क्या यादव सनातन धर्म में नहीं है? मुझे बस इतना बता दीजिए, जो कुछ भी हुआ वो करने का अधिकार क्यों और किसने दिया? राखी जी देखिए, राखी जी, एक अपराधी को सम्मानित करना ये भी बहुत बड़ा अपराध है। अच्छा, आप उन पे किस चीज के अपराध का आरोप लगा रहे हैं केसी जैन जी? केसी जैन जी, आप किस चीज के अपराध का आरोप लगा रहे हैं, मुझे थोड़ा डिफाइन करेंगे प्लीज? जिनको सम्मानित किया गया, जिनकी चुटिया काटी गई, उनका अखिलेश यादव ने सम्मान किया, वो आप कह रहे हैं कि अपराधी है, किस मामले में? नहीं, देखिए, आजम खान साहब और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 पासपोर्ट रखने का आरोप है। जेल में आधी उम्र कट गई जेल में, और ये 2 जाति और धर्म बदल करके जवाब देना। अरे रुकिए सर, मैं तो पूछ लूं पहले कि किसका सम्मान हुआ है। मैं तो चुटिया जिनकी काटी गई उनके सम्मान की बात समझ रही थी, तो मुझे समझना पड़ेगा कौन सा सम्मान है। वो आजम खान साहब के पास पहुंच गया, आपका सवाल ही भूल गए। वही मैं कह रही हूँ कि पता नहीं, समाजवादी पार्टी के साथी है ना, ये आधे घंटे तक भाषण देते हैं। नहीं केसी जैन जी, हम अपनी चर्चा पे रहें। जिनका सम्मान किया गया है, जिनकी चुटिया काटी गई है, आप कह रहे हैं अपराधियों का सम्मान करते हैं अखिलेश यादव, तो जिनकी चुटिया काटी गई है वो किस मामले में अपराधी है? मैं तो बस इतना पूछ रही हूँ। वही बताते हैं। देखिए राखी जी, बिना पूरी मामले की तह में गए, केवल इसलिए कि वो यादव हैं, अखिलेश यादव जी बुला के उनको सम्मानित करते हैं। क्या ये सही है? क्या ये जाति और धर्म की राजनीति नहीं हो रही और क्या है? सर मुझे लगता है अखिलेश यादव भी सनातन धर्म के हैं, और सनातन धर्म में किसी की चुटिया काट देना तो बहुत बड़ा पाप जैसा है। ये कौशल किशोर जी भी कह रहे थे। नहीं राखी जी, देखिए, हमारा पहला स्टेटमेंट देखिए, आपको इसको दोबारा चला लीजिए कि इस घटना को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कुछ समाजवादी पार्टी कर रही है वो धर्म और जाति की राजनीति को तूल देने के लिए कर रही है। सर वहां पर जो कुछ हुआ, लगभग 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है राखी जी। जो भी इसमें अपराधी हैं, अगर ये संविधान की दुहाई देते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, उसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत 19 लोग उसमें से लगभग गिरफ्तार हुए हैं, और भी कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। जिन जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है उनके खिलाफ लगातार बड़े स्तर की जांच हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं घटना का संज्ञान लिया है, वहां के SSP से बात की है, वहां के जिला अधिकारी से बात की है, और सख्त एक्शन लेने के लिए कहा है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, चोटी काटने वाले की, उनके खिलाफ सख्त एक्शन। देखिए, तो सरकार अपना काम कर रही है। और एक चीज है राखी जी,
बिल्कुल इस घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है केसी जैन जी, मैं लेकिन बस यादव के नाम पर महिला मंडन करना, यादव है इसलिए चोटी काट दी गई, इस तरीके की बातें करना गलत है। देखिए महिलाओं के अब साथ बात सुनिए, जिन इसकी लोगों जड़ ने कहाँ से आई? छेड़छाड़ की है, वो वहां कथावाचन करने गए थे, कथावाचन करने गए थे कि रेपिस्ट वहां पर गए थे। अब रेपिस्ट कह रहे हैं आप उनको? नहीं सर, बिना देखिए दोनों पक्षों की बात हो रही है तो हम किसी को रेपिस्ट कह दें और किसी के साथ दुर्व्यवहार हो गया ये तो हमें वीडियो में दिखता है। मेरी बात सुनिएगा, मैंने केसी जैन जी क्या बोला, मैं विरोध में नहीं बैठी हूँ भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के या किसी और के, मेरी बात को समझिए। मेरा फर्ज बनता है मैं इस पूरे विषय पर सच्चाई से अपनी बात रखूं। एक बात बताइए, जब कथा चल रही थी, जब ये घटनाक्रम हुआ, 2 दिन बाद क्यों महिला आ गई? 2 दिन बाद क्यों ये मामला आ गया? राखी जी और उन्होंने अपना पहचान छुपाई तो वो तो किसी पाठक जी के साथ गए थे दोनों, तो वो तो ब्राह्मण थे। और फिर मैं कहती हूँ कोई भी थे, आप चुने चुटिया ही काट दी। मूत्र छिड़क रहे हैं आप, मतलब मुझे बताइए किसी ब्राह्मण महिला का मूत्र छिड़कने से कब वो शुद्धि हो जाएगी? मतलब शर्म आनी चाहिए। मुझे तो बोलना नहीं चाहिए पर बोलना पड़ रहा है। केसी जैन जी मेरी बात, केसी जैन जी हर चीज का वीडियो वायरल हुआ है, वो बनाया नहीं गया होगा। और फिर मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी पे क्वेश्चन मार्क लगा दूं या अखिलेश यादव पे लगा दूं। हमको तो इस विषय पर ऐसे बात करनी है कि हम सटीकता से सच्चाई की बात करें। 2 लाइन में मेरी बात सुन लीजिए, 2 लाइन में हमारा जवाब सुन लीजिए। बोलिए। पहली बात तो ये है कि घटना का कोई भी समर्थन नहीं कर रहा, यानी कि हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है, हम भी इस घटना की निंदा कर रहे हैं, इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा राखी जी। दूसरी बात यह है कि जाति और धर्म के आधार पर जिस तरीके से घटना को तूल दिया जा रहा है, जिस प्रकार से अपराधियों को बुला करके समाजवादी पार्टी कार्यालय में श्री अखिलेश यादव जी ने सम्मानित किया है, अरे रामदेव जी भी तो हैं। हाँ तो ठीक है सर, ऐसे तो फिर कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों को भी शह दी जा रही है और इतना खुला छोड़ दिया गया कि उठा के किसी की चुटिया ही काट लेंगे। फिर आप ऐसी बात करेंगे तो बोलना पड़ेगा। अच्छा एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा। धनिक लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। यश जी प्लीज एक सेकंड, उनकी एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई है पूरी इतनी देर में। आरजेडी की एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक सेकंड यश जी रुकिएगा। धनिक लाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? धनिक लाल जी, इटावा में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से कथा कांड हुआ है, उस पर सियासत इतनी परवान चढ़ चुकी है, क्या मानते हैं वाकई में जाति धर्म को लेकर जो भेदभाव की बात है उसका ये परिचय कि किस चश्मे से आरजेडी इसको देखती है, या फिर इलेक्शन है इसलिए ये तमाम बातें आई? आप इस बात को देखिए कि ये तो इटावा में जो घटना हुई तो पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। और आप जान लीजिए आज भी जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, आज भी जब लोग जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे जो अभी एनडीए गवर्नमेंट में साथी है और केंद्र में मंत्री है, जब वो मंदिर पूजा करने के लिए गया तो जाने के बाद उस मंदिर को धोया गया। तो उन लोगों का मानसिकता कहाँ है सो देख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात है कि सभी लोगों को आजाद भारत में अपनी बात कहने का, धर्म की बात रखने का अधिकार, ऐसा कहीं धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथा करेंगे या कथावाचक होंगे। लेकिन जो इटावा में हुआ, उस बहुत प्रेम से इटावा में गए, उसके घर से कथावाचक को बुला करके लाए और घर पर बुला करके उसके बाद जो किया गया घटना, वह पूरा देश शर्मसार है। हम समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के राज में या वो सिर्फ और सिर्फ 2027 का जो यूपी का चुनाव है और बिहार में जो 2025 में चुनाव, बस इसी को केंद्रित करके इस तरह का वो काम किया, क्योंकि वह जानता है कि जिस समुदाय के वहाँ कथावाचक थे उसका वो समुदाय के लोगों को वो मान के चलते हैं, ये दोनों के जो राज्य में जो सरकार वो मान के चलते हैं कि ये हमारे लोग नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आदमी सभी का है, उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। घृणित मानसिकता को दर्शाता है। आप जानिए 90 के दशक में जब बिहार में लालू यादव जी का शासन हुआ तो उन्होंने पूरे सामाजिक न्याय की व्यवस्था की, समाजवाद की व्यवस्था की, और ये सारा क्या सभी लोगों को अधिकार दिया, सभी को करने का दिया। लेकिन जो आज इटावा में हुआ उस पर जितनी भी उसकी निंदा की जाए वह कम है। हम समझते हैं कि ऐसे मानसिकता लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे यश जी, बोलिए, थोड़ा जल्दी से अपनी बात रखिएगा। राखी जी जल्दी बोलूंगा लेकिन थोड़ा समय चाहूंगा। देखिए केसी जैन साहब बार बार इस बात को कह रहे थे कि एक अपराधी को माननीय अखिलेश यादव जी ने सम्मान देने के कहा। जब माननीय अखिलेश यादव जी उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ा रहे थे, जो मनोबल गिराने का काम हुआ, जो उसको
डिमोरलाइज करने का काम हुआ, उसका मॉरल डाउन ना हो, उस पर काम कर रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी, तब तक उसके ऊपर कोई अपराध कायम नहीं हुआ था। ये केसी जैन साहब को पता होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये जो बार बार रेपिस्ट कह रहे हैं उसको, महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाली, वो आपने खुद कह दिया कि 2 दिन बाद वो महिला आई। मूत्र विसर्जन जो महिला का किया गया, ये वही महिला थी, इस पे अभी तक अपराध कोई पंजीबद्ध नहीं किया गया है। तीसरी बात, मैं माफी के साथ इस बात को दर्शकों के बीच में कह रहा हूं, मैं दोबारा माफी मांग रहा हूं इस बात के लिए, जो केसी जैन साहब बड़ी दबंगियाई से इस बात को कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी दबंगियाई से कह रहे हैं कि पहचान छुपाई गई, पहचान छुपाई गई। केसी जैन साहब, आप अपनी पहचान छुपाने के लिए विग क्यों लगाते हो? आप अपनी असली पहचान के साथ क्यों हो? क्यों ये आर्टिफिशियल विग लगा करके काम कर रहे हो? पहचान के साथ आओ ना, पहचान के साथ। केसी जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि बाहर कुछ दिखाते हैं, अंदर कुछ है, अंदर सब कुछ खाली है, अंदर सब कुछ खाली है। आपका तो अपमान भी नहीं हो सकता, ना आपके बाल काटे जा सकते हैं, ना आपकी चोटी काटी जा सकती है केसी जैन साहब। ये अपराधी है। नहीं, आपका कुछ नहीं किया जा सकता केसी जैन साहब, इसीलिए आपको फर्क नहीं पड़ता कि किसी की चोटी काटी जाए, किसी के बाल काटे जाए, किसी का अपमान किया जाए, किसी का मनोबल गिराया जाए। केवल जाति के आधार पे किसी कुर्मी बेटी को कथा न बाचनी दी जाए, किसी साहू को कथा न बाचनी दी जाए, किसी यादव को कथा न बाचनी दी जाए। ये ब्राह्मण नहीं कर रहे हैं, ये ब्राह्मण नहीं कर रहे हैं। इस बात का ब्राह्मणों ने भी विरोध किया है, ज्ञानियों ने विरोध किया है, लेकिन आपके समर्थक, आपके स्टार प्रचारक धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो हिंदू गांव बनाएंगे, हिंदू गांव बनाएंगे, वो जरूर। किसी की हैसियत नहीं है कि आप किसी मुस्लिम धर्म के बारे में कह सके। यहाँ पे आप मनुस्मृति और हिंदुत्व के नाम पर गाली देने का काम कर रहे हैं। आपने राखी जी, हमारी बिल्कुल और औकात, हमारी हैसियत नहीं है। केसी जैन साहब सुनिए ना, केसी जैन साहब सुनिए ना, हम कह रहे हैं हमारी औकात हैसियत नहीं है। अरे केसी जैन साहब, हम कह रहे हैं हमारी औकात हैसियत नहीं है। राखी जी, आप बताइए कैसे सुनेंगे ये, कैसे सुनेंगे? अखिलेश यादव विधवा विलाप करने लगे। हमारी औकात और हमारी तलाक का बिल क्यों आ गया? सर मुझे मतलब मैं जिस विषय पर, जिस लाइन पर आप लोगों की बातों को सुनना चाह रही थी, या असल में उसके पीछे क्या है उसको देखना चाह रही थी, घूम फिर के वही आ गए कि नहीं, हमें बात इस पे नहीं करनी है कि ब्राह्मणों ने गलत किया यादवों के साथ, हमें बात इस पे करनी है कि योगी आदित्यनाथ हम कर दें और हम कर दें अखिलेश यादव, हमें इस पे बात करनी है। तो ये तो है ही नहीं, ये तो हम करेंगे सर 27 में। राहुल गांधी आकर, केसी जैन जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट। राखी, मेरा निवेदन है, जो केसी जैन साहब कह रहे हैं औकात और हैसियत नहीं है हमारी, बिल्कुल नहीं है हमारी औकात और हैसियत, हम कबूल करते हैं, क्योंकि हम सत्ता में नहीं है, हम सरकार में नहीं है, करना आपको है, आपकी औकात और हैसियत। सर मुझे नहीं लगता कि किसी को ये अधिकार है किसी की भी औकात और हैसियत के जो मापदंड होते हैं, पैमाने होते हैं, वो बैठ के तय करें, और मेरी चर्चा में तो बिल्कुल मत करिए प्लीज। ठीक है, पवन जी अपनी बात रखिएगा। किशोर जी एक सेकंड रुकिए, पवन जी को अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। सर अच्छा नहीं लगा, प्लीज मत करिए ऐसे। पवन जी आगे जो घटना इटावा में घड़ी, वो घटना निंदनीय है। जैन साहब संयम रखिए, आप बात करने दीजिए सबको। हाँ केसी जैन जी एक सेकंड कांग्रेस की प्रतिक्रिया आने दीजिए। केसी जैन जी एक सेकंड प्लीज, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। हाँ पवन जी बोलिए। देखिए, इटावा में जो घटना घड़ी वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, जो इस विकसित भारत के बिल्कुल विपरीत है। व्यक्ति कोई भी रहो, उसको किसी भी तरीके की बात रखने का अधिकार है। उसकी पहचान क्या है, उसका कास्ट क्या है, इसके ग्राउंड्स के ऊपर से वो व्यक्ति क्या बोल रहा है। और अखिलेश यादव जी ने जब उनका सम्मान किया तो उन्होंने उसका सम्मान क्यों किया जैन साहब, इसके पीछे की भी बात ध्यान लीजिए। उनको कथा बोलने लगाई गई, उन्होंने जब कथा कही उस सभागृह में, वो जहां खड़े थे वहां पे, अरे सुनिए ना जैन साहब, आप कितना गुमराह करेंगे लोगों को, सुन लीजिए। तो जैन साहब सुन लीजिए, गुमराह मत कीजिए पब्लिक को। आप टेलीविजन पे है, थोड़ा सा आप संयम रखिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, संयम रखिए, मुझको बोलने दीजिए, आवाज मत दबाइए भारत में, है ना। अभी सबसे पहले ध्यान में दीजिए, अखिलेश यादव जी ने उनको कथा कहने लगाई, और जब उन्होंने कथा समाप्त की उसके पश्चात उनका वहां पे स्वागत और सत्कार किया गया। उनका सत्कार उसके लिए हुआ। आप दिशा भूल मत कीजिए,
कि उनको किसी स्पेसिफिक जाति के लिए सत्कार हुआ, ऐसा नहीं है। उनको कथा कहने लगाया गया, जब उन्होंने वो कथा पढ़ा वहां पर, उसके बाद उनका सत्कार हुआ है। और मेरा उनको अधिकार नहीं है कथा पढ़ने का, जैन साहब, उनको अधिकार नहीं है कथा पढ़ने का। कथा पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण समाज को ही रहेगा, दूसरे जाति धर्म का व्यक्ति कथा पढ़ ही नहीं सकेगा। ऐसा मत सोचिए जैन साहब। विकसित भारत में अरे विकास की बात करने वाले लोग थोड़ा सा सोचिए, ये ह्यूमैनिटी की बात है। चलिए पवन जी और केसी जैन जी, 1 मिनट रुकिए। कौशल किशोर ठाकुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। सबकी बात आ गई ना सर, 1 मिनट रुकिए। हाँ, कौशल किशोर जी अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जिस तरह ने अपने मंतव्य को रखा, आप ये देखिए हमारे भारत में कितने अनेकों अनेक संत हुए जिनकी जातियां गैर ब्राह्मण थी, ब्राह्मण नहीं थे वो। डोंगरे साहब, आप बाई कास्ट क्या हैं? मैं बाई कास्ट मोची हूँ, मैं चर्मकार समाज को बिलोंग करता हूँ। ठीक है। अब एक डोंगरे साहब और थे जो कथावाचक भी थे, उनके नाम के पीछे भी डोंगरे लगा हुआ था, बहुत प्रसिद्ध कथावाचक थे। कभी उनसे किसी ने नहीं पूछा कि आपकी कास्ट क्या है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वर्तमान में कुछ ऐसे मठाधीश हैं। राखी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जाति पूछने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप बीच में ये अखिलेश यादव जी से पूछिए, ये श्री अखिलेश यादव जी से पूछिए। नहीं है यहाँ पर जी, राज्य में भारतीय होना काफी नहीं है। आपने उत्सुकता बढ़ा दी, जाति पूछने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसको इस चश्मे से ना देखें। एक मिनट यश जी, मैं जितना समझ पाई हूँ, एक मिनट देखिए, नहीं पहले सुनिए। नहीं, उन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि वो किसी कथावाचक डोंगरे जी का जिक्र कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पूछ लिया। और मुझे लगता है पवन डोंगरे जी को कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने बात भी रख दी, बात खत्म हो गई। इसको हम ना इतना वो करें। उन्होंने किसी कथावाचक का वो जिक्र कर रहे थे कि वो भी डोंगरे जी थे, कथावाचक कर रहे थे। कथावाचक थे और यहाँ डोंगरे साहब यहाँ पर है, ऐसे इंटरलिंक करेंगे तो मैं उस ब्राह्मण से तो नहीं इंटरलिंक करूंगा जिसने इटावा में अपमानित किया, चोटी काटी, और मैं कहूं कि साहब एक ब्राह्मण वो भी थे, एक ब्राह्मण ये भी है क्या? ऐसे कंपैरिजन करने के लिए उन्होंने पूछा? इनकी जिज्ञासा ये थी क्या? मेरी जिज्ञासा इसीलिए कि इन्होंने क्यों पूछा, ये कारण बता दें कि साहब एक ब्राह्मण वो है जिन्होंने चोटी काटी, एक ब्राह्मण ये है जो अच्छा काम कर रहा है। जनेश्वर मिश्र जी हमारी पार्टी में थे, वो भी ब्राह्मण थे। आप एक बात सुन लीजिए, आप एक बात बता दीजिए कि ये घटना योगी आदित्यनाथ जी ने करवाई है या ये घटना निश्चित तौर पे करवाई है, निश्चित तौर पे करवाई है। अरे निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करवाई है, मोदी जी ने करवाई है, भारतीय जनता पार्टी ने करवाई है। मुझे तो आप लोगों की बातों से ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ कथा करा रहे थे, बाँचने अखिलेश जी चले गए और इतना बवाल हो गया। आप तो ऐसे उस चीज को ले आए, बार-बार वही चीजें। जो सत्ता सरकार में सिंहासन पर बैठा हुआ है, लोकतंत्र के सिंहासन पर बैठा है, अगर वो नियंत्रण नहीं करवा रहा तो उसने करवाई है। सारे जहां से अच्छा हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी के और सारे लोगों के वजह से भारत की जो राजनीति है वो जाति और धर्म के ऊपर आके टिक गई है, विकास के ऊपर नहीं है, जाति धर्म के ऊपर आके टिक गई है। देखिए मुझे ऐसा लगता है यदि पूरा यादव समाज एक होकर इस तरह की हरकत करने लगे तो इस चीज को समझिए, यदि पूरा यादव समाज जो है वो एकजुट होकर ऐसा किसी घटना में किसी ब्राह्मण के साथ कर दे तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा सर? कोई और जाति का होगा वो भी कर दे तो? राखी वर्मा की हो चुका है, ऐसा भी हो चुका है उसी इटावा। राखी जी ये तो सर किसी ऐसा के हो साथ तो जाता सोचना उत्तर पड़ेगा कि प्रदेश में, अगली तो बार अभी का कभी सिनेरियो कुछ कहेंगे और कि होता। सब जब कुरूतियां अभी हो का तो उनकी सिनेरियो बात और होता। हम मुसलमान कह की रहे हैं, हम बातें जानते हैं कि करेंगे। शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सारे तथ्यों पर जल्दी से चीजें ले आइए ना। सबसे पहले तो उनको उठाइए जिन्होंने चुटियां काटी है, बाद में जांच करते रहिए और उनको भी उठाइए यदि उन्होंने छेड़छाड़ करी है तो सबको बिठाइए, लेकिन जल्दी कार्रवाई करिए। उनकी हत्या किसने कराई थी प्रयागराज में? भारत चलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे चलने वाला भारत है। सर संविधान भी राजनीतिकरण होने लगा, संविधान में भी राजनीति आ गई है। कौन संविधान को मान रहा है? मुझे बताइए, कोई संविधान को मान रहा होता तो ये होता जो आज हम देख रहे हैं। ठीक है चलिए, मेरे पास समय की सीमा है, आप लोग अपना तर्क रखेंगे, मैं मेरा तर्क रखूंगी। कुल मिलाकर ऐसी घटनाएं ना हो, बहुत ही निंदनीय है और ये हम सबके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से ये संदेश पहुंचाने की कोशिश है, इस तरह का अधिकार
अधिकार किसी को भी नहीं दिया गया है। संविधान को भी साइड में रख दीजिए, मानवता तो रखिए। खुद एक बार सोच के देखिए कि आपके साथ यदि कोई इस तरह का दुर्व्यवहार करे तो फिर आप पर क्या बीतेगी और आपके परिजनों पर क्या बीतेगी। कम से कम इसे ही अपने जहन में उतार लें तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने का। तो कथावाचकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, बहुत सारे आरोप उन पर भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन हर पहलू पर जाके समझने की जरूरत है। जिन्होंने कथा रखवाई, क्या उन्हें नहीं मालूम था? क्या आपने नहीं पूछा? यदि इन्होंने बात छुपाई तो वो कह रहे हैं किसी पाठक जी के साथ गए थे, तो क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि कथा बांचने के लिए एक पंडित जा रहा है तो बाकी भी पंडित ही जाएंगे? ये सब बातें जो हैं और ये सब अब जो एक प्रपंच इस पर किया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं जाति में भेदभाव की पूरी कोशिश है। इलेक्शन नजदीक है, ये हो रहा है, लेकिन मानवता के नाते तो कम से कम बिल्कुल भी मत करिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।